नमस्कार प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा एकादशी कला वर्ग विषय इतिहास का तीसरा अध्याय तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जिसका भाग 3 अर्थात प्रकरण श्रमिकों पर नियंत्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। श्रमिकों पर नियंत्रण हम रोम साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले उसके परिचय, फिर दासों के प्रति उनका व्यवहार, सामाजिक श्रेणियाँ और रोम साम्राज्य के परिवर्तित काल के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं उसके परिचय के बारे में। सबसे पहले अगर हम लें तो हम कहेंगे कि भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व यानी हम कह सकते हैं पश्चिमी एशिया, दोनों ही क्षेत्रों में जो कह सकते हैं दासता की जड़ें यानी दास प्रथा काफ़ी प्रचलन में थी। लोग दासों को अपने कार्यों को निर्वहन करने के लिए रखते थे। चौथी शताब्दी में ईसाई धर्म ने राजधर्म बनने के बाद भी इसी गुलामी की प्रथा की कोई गंभीर चुनौती नहीं दी, अर्थात वो प्रथा ज्यों के त्यों बनी रही, जस की तस बनी रही। इसका अर्थ यही है कि रोम की अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग यानी अधिकांश कार्य जो है श्रम या दासों द्वारा ही संपन्न होता था। कहा जा सकता है कि गणतंत्रीय काल में इटली के मामलों में सही हो सकती है। जैसे हमने पढ़ा है पीछे आंगिस्टस के बारे में। आंगिस्टस के शासनकाल में इटली में लगभग कुल 75 लाख की आबादी हुआ करती थी, जिसमें से कहा जाता है कि 30 लाख तो केवल क्या थे, दास थे। किंतु अगर साम्राज्य में ऐसी स्थिति बनी नहीं थी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बहुत ज़्यादा हिस्सा केवल दासों के द्वारा ही संपन्न हो, ऐसा इटली में भी नहीं था। उन दिनों दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था, यानी दास जिसके पास अधिक दास हैं वो अपनी व्यवस्था को उतना अधिक से रूप से संपन्न कर सकता था। कम से कम रोम के लेखक ने तो जमींदारों को इस संदर्भों में उन गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह भी दी थी। कहा जाता है कि जहाँ फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो या जहाँ स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुँचा जा सकता हो, ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर रहे थे। यानी दासों को केवल दास के रूप में, श्रमिक के रूप में ही देखा जाता था। एक और जहां उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति अपनी क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति अधिक सहानुभूति भी रखते थे। नीरो के शासनकाल में घटी एक प्रसिद्ध घटना के बारे में अगर देखें तो इतिहासकार क्या कहते हैं हम देख सकते हैं। दासों के प्रति व्यवहार की अगर बात करें तो देखो एक घटना क्या है। कुछ समय के पहले, यानी ये घटना लिखी है टैसिटस ने 55 से लगाकर 117 ईस्वी के जो आरंभिक साम्राज्य का इतिहासकार जिसको कहा जाता है, उस टैसिटस ने अपने शब्दों में क्या लिखा, देखिए। कुछ समय बाद शहर के शासक जिसका नाम था ल्यूसियस पेडेनिस सेकेंड्स का उसके एक दास ने कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना अत्याचार दासों के ऊपर कर रहे थे कि ऐसी स्थिति में वह दास क्रोधित होकर उसने क्या किया, उसी शासक का कत्ल कर दिया। और कत्ल के पश्चात पुराने रिवाजों के अनुसार यह आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को क्या दे दी जाए, फांसी। नियम क्या था कि अगर कोई व्यक्ति गलती करके आता है, लेकिन एक ही छत के नीचे यानी एक ही कमरे में, एक ही भवन में अगर 10 लोग 15 लोग रह रहे हैं तो सबको फांसी की सजा दी जाएगी। परंतु इससे निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई और कहा जाता है कि दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। सीनेट भवन को घेर लिया गया, क्योंकि सीनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था। परंतु अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का भी विरोध किया। जो सीनेट फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मानी गई, परंतु पत्थर और जली हुई मसाले लिए भीड़ जो है इस आदेश को क्या कर रही थी, क्रियान्वित किए जाने से रोक रही थी। एक तरफ तो सीनेट के कुछ लोग उनको फांसी देने के पक्ष में थे और दूसरी तरफ बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे वो उसके बाहर इसके विरोध में खड़े थे। नीरो ने अभिलेख द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई और इन सारे लोगों पर सेना लगा दी गई, जहाँ सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी चढ़ाने के लिए लाया जा रहा था। ये घटना है, यानी हम कह सकते हैं कि श्रमिकों के साथ उस समय किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा था। एक और बात, जब हम पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ साथ लड़ाई झगड़े भी कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी।
दास श्रम का प्रयोग केवल जो है दास प्रजन अथवा वेतन भोगी मजदूरों के रूप में ही किया जाने लगा। वेतन भोगी मजदूर जो है सस्ते तो पड़ते ही थे और आसानी से छोड़ा या रखा भी जा सकता था। नहीं तो पहले क्या होता था, दासों को रखना यानी उसको संपूर्ण जीवन आजीवन उसको रखना पड़ता था, लेकिन वेतन भोगी होने के बाद उसको बेचा या उसको छोड़ा या वापस जो है काम पर लगाया भी जा सकता था। क्योंकि दास श्रम बहुतायत प्रयोग में बहुत महंगा पड़ता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन भी देना पड़ता था, अन्य खर्च भी उठाने पड़ते थे। अब हम कह सकते हैं कि जैसे दास प्रजनन एक शब्द आया, दास प्रजनन क्या होता है? दास प्रजनन का अर्थ होता है गुलामों की संख्या बढ़ाने के लिए एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उसके साथ मर्दों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए क्या किया जाता था? प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे वो बच्चे आगे जाकर क्या बन सकें? दास, और उनका उपयोग उनके मालिक कर सकें। रोम कृषि की अगर हम बात करें तो रोम कृषि के अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान दिया। दक्षिणी स्पेन से आए पहली शताब्दी के लेखक जिसका नाम है हम कह सकते हैं कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी ज़रूरत से दुगनी संख्या में उपकरणों और औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम समय की हानि जैसी मदों की लागत से अधिक बैठती है। नियोक्ताओं की यह आम धारणा थी कि निरीक्षण यानी देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता। इसलिए मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए जो है कामगारों को कभी कभी छोटे छोटे जो है समूहों में यानी दलों में विभाजित कर लिया जाता था। कोलुमेला ने 10-10 श्रमिकों का समूह बनाने की सिफारिश की थी और यह दावा भी किया उन्होंने कि इन छोटे समूहों में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन सा काम कर रहा है और कौन सा कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। इससे पता भी चलता है कि इन दोनों श्रम प्रबंधन पर विस्तार या विचार किया जाए, यानी 10 श्रमिक जो है वो काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, या उससे और अधिक संख्या बढ़ानी है या उसमें से कम करनी है। तो इससे समूह बनाकर इस श्रमिकों को बांटा जाया था। वरिष्ठ प्लिनी एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लेखक ने दास समूह के प्रयोग की यह कहकर निंदा की थी कि उत्पादन आयोजित करने का सबसे बड़ा खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूह में काम करने वाले दासों की आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। एक ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीत होते थे, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आज विश्व की अधिकांश फैक्ट्रियां श्रम नियंत्रण के कुछ ऐसे ही सिद्धांत चला रही है। वास्तव में रोम साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े जो है नियम या नियंत्रण कर रखे हैं। वरिष्ठ प्लिपिन ने सिकंदरिया के एक नाम आता है फ्रैंकिनसेंस यानी सुगंधित रॉल की फैक्ट्रियों का हालात का वर्णन किया है। उसके माध्यम से अब एक शब्द आता था फ्रैंकिनसेंस का मतलब क्या होता है? तो जहां उन्हें सुगंधित रॉल के आधार पर यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का वर्णन किया गया है, यहाँ उनके अनुसार कितना ही कड़ा निरीक्षण रखो पर्याप्त प्रतीत नहीं होता था। कामगारों के एप्रोनों पर एक सील लगा दी जाती थी, उनके अपने सर पर गहरी जाली वाला मास्क और नेट पहनाया जाता था और उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते थे। अब देखो शब्द आता है फ्रैंकिनेंस क्या? एक यूरोपीय नाम जो वास्तव में सुगंधित रॉल है, जिसका प्रयोग धूप बत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता था। इसे बॉसवेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता था। इस पेड़ के तने में बड़ा छेद कर उसमें से रस बहने दिया जाता था और यह रस सूखने पर इसको क्या बनाया जाता था? एक रॉल का उपयोग किया जाता था। फ्रैंकिनेंस की सबसे उत्कृष्ट किस्म का रॉल जो है वो अरब प्रायद्वीप में पाया जाता है। अब वापस हम चलते हैं उसके बाद में कह सकते हैं कि कृषि श्रमिक अवश्य ही थके रहते होंगे और उन्हें नापसंद भी किया जाता होगा, लेकिन 30वीं शताब्दी के एक राज्य देश में मिस्र के किसानों द्वारा अपने गांव छोड़ जाने का भी उल्लेख मिलता है, जिनसे यह कहा गया कि वे इसलिए गांव छोड़कर जा रहे हैं ताकि उन्हें खेती में काम में
न लगाना पड़े। यानी दासों की स्थिति ये थी कि वो अपना स्वयं का गांव भी छोड़कर जा रहे थे। संभवतः यह बात अधिकांश फैक्ट्रियों और कारखानों में भी लागू होती है। 398 के एक कानून में यह कहा गया कि कामगारों को दागा जाता था। दागाना यानी उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का प्रतीक चिन्ह या निशान बनाया जाता था। प्रतीक चिन्ह या निशान बनाया जाता था जिससे जो है भागने और छपने का प्रयत्न करे तो उन्हें पहचाना जा सके। कोई निजी मालिक कामगारों के साथ ऋण सुविधा के रूप में भी करार कर लेते थे। ऋण सुविधा यानी पहले एडवांस के रूप में भी, ताकि यह दावा कर सके कि उन्हें कर्मचारी उनके कर्ज ले रखा है। और इसी प्रकार वे अपने कामगारों के ऊपर कड़ा नियंत्रण भी रखते थे। दूसरी शताब्दी की आरंभिक अवधि का एक लेखक हमें ये बताता है, उन्होंने लिखा है अपनी भाषा में कि हजारों श्रमिक गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते रहे। हालांकि वे मुक्त हैं। दूसरे शब्दों में बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ऋणबद्धता भी स्वीकार कर ली थी। हाल ही में खोजे गए ऑगस्टीन के पत्रों में से एक पत्र में ये जानकारी मिलती है। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर भी बना लेते थे। ऑगस्टीन के बारे में अपने एक वकील मित्र से पूछा तो पिता की मृत्यु हो जाने का क्या इन बच्चों को आज़ाद किया जा सकता था, तो कहा जाता कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता और अधिक व्यापक थी। इन कर्जदारों का एक उदाहरण इस घटना से भी मिलता है कि 66 ईस्वी के अंदर एक जबरदस्त युद्धि विद्रोह हुआ में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के जो ऋण पत्र थे, जिसको अंग्रेजी में बॉन्ड कहा जाता है, उन सभी को नष्ट कर डाला था। ये तो था उनके साथ किया जाने वाली स्थिति। अब चलते हैं सामाजिक श्रेणियाँ। सामाजिक श्रेणियों की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि अब हम और अधिक ब्यौरा न देकर सामाजिक यानी साम्राज्य की सामाजिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। एक बहुत अच्छे इतिहासकार हुए हैं जिसका नाम है टैसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार किया। वो कहते हैं कि सेनेटर अर्थात पैटर्स शाब्दिक अर्थ होता है पिता, यानी अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सम्मानित वर्ग जिसका संबंध मान घरानों से था, फूहड़ नियंत्रित वर्ग यानी जो है कमीनकारू जिसको कहा जाता था प्लेब्स सोलिडा, जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने आदि का काम करते थे। और तीसरा वर्ग आता था दास, अर्थात हम कह सकते हैं 3 वर्ग थे। एक तो था सेनेटर्स जिसको पिता अश्वारोही या जनता का सम्मानजनक वर्ग कहा जाता था, दूसरा होता था कमीनकारू जो थिएटर या सर्कस में काम करते थे, और तीसरा वर्ग होता था जिनको दास कहा जाता था। तीसरी शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सेनेट की संख्या लगभग 1000 थी। कुल सेनेटरों के लगभग आधे सेनेटर भी अभी भी इतावली परिवारों से ही थे, अर्थात इटली से ही थे। साम्राज्य के परवर्ती काल, हमने पढ़ा है परवर्ती और पूर्ववर्ती काल के बारे में। परवर्ती काल और 4वीं शताब्दी के आरंभ भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम शासक काल में से ही आरंभ हुआ था। टेस्टस द्वारा उल्लेखित पहले 2 समूह जो जिसमें कहा जाता था सेनेटर और या जिसको अश्वारोही या नाइट्स कहा जाता था, वो अभिजाती वर्ग यानी धनवान वर्ग बन चुके थे। वह कुलीन परिवारों से थे। कम से कम आधे परिवार अफ्रीका और पूर्वी मूल के थे, जिसे परिवर्तित रोम अभिजाति वर्ग कहा जाता था। और दूसरा वर्ग जो उभर कर आया वो कौन सा था? वह था जो अपन कह सकते हैं दास वर्ग। मध्यम वर्गों में अब नौकरशाही और सेना के सेवा में जुड़ने आम लोग शामिल थे, किंतु अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे, जिनमें से बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। टैसिटस ने इन सम्मानित मध्यम वर्ग का महान सीनेट ग्रहों में आश्रित के रूप में भी वर्णन किया है। अब हम कह सकते हैं रोम अभिजाति वर्ग की आमदनी 5वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में 5वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में अगर हम कहें तो रोम साम्राज्य जो है, रोम साम्राज्य ऊंचे घरानों में से प्रत्येक के पास अपने आप में वह सब कुछ मौजूद था जो एक मध्यम आकार के शहर में होना चाहिए। प्रत्येक के पास वो सब कुछ मौजूद था जो एक मध्यम आकार के परिवारों के पास होना चाहिए। एक घुड़दौड़ के दौरान हिप्पोड्रोम, अपने मंच, मंदिर, फव्वारे और विभिन्न प्रकार के स्नान गृह,
बहुत से रोम परिवारों को अपनी संपत्ति से प्रतिवर्ष 4000 पाउंड सोने की आय प्राप्त होती थी, जिससे अनाज, शराब और अन्य उपज शामिल नहीं थी। इन उपजों को बेचने पर सोने में प्राप्त आय के 1/3 के बराबर जो है उनको आमदनी हो सकती थी। रोम में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय 1000 तथा 1500 पाउंड होती थी, जो कैसे होते थे? सोने के। यह जो है थेब्स के ओलंपियो ओडियस ने इसके बारे में लिखा है। रोम साम्राज्य के जो है प्रवर्तित काल में वहाँ के नौकरशाही जो काम करते थे कर्मचारी के रूप में, नौकरशाही के उच्च तथा मध्यम वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, क्योंकि वे जो है अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था और वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी परिसंपत्तियां खरीदने में लगाते थे। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ था। विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियां, यानी सैनिकों को दी जाने वाली सामग्रियां, उनमें ये भ्रष्टाचार अधिक था। ये प्रशासन थे। उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसोट और लालच के लिए काफ़ी कुख्यात हुआ करते थे। लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए बार बार हस्तक्षेप यानी प्रयास किया। इस संबंध में हमें पता चलता है कि सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए। साथ ही इतिहासविदों व अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कानूनों की खुलकर क्या किए? निंदा। आलोचना का यह तथ्य अभिजातीय एवं सैन्य जगत के लिए एक उल्लेखनीय विशेषता है। रोम राज्य जो था वो तानाशाहों पर आधारित था। वहाँ असहमति और आलोचनाओं को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी। विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में जहाँ लोग अक्सर निडर होकर सम्राट को मजाक उड़ाया करते थे, ताकि 4वीं शताब्दी तक आते आते रोम कानून की प्रबल परंपरा का क्या हो सके? उद्भव हो चुका था। हमें सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर अंकुश लगाने का काम किया था। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सके और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जा सके। इसलिए 4वीं शताब्दी तक के अंतिम दशकों में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली जो है बिशपों के लिए यह संभव हो पाया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर और दमनकारी हो जाए तो यह बिशप भी उतनी ही अधिक शक्तिशाली से उनका मुकाबला कर सके। ये तो था हमारे श्रमिकों पर नियंत्रण के बारे में। अश्वारोही शब्द आया है। अश्वारोही या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। मूल रूप से वे ऐसे परिवार से थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योगदान प्रदान करती थी। इसीलिए इन्हें क्वार्टर्स कहा जाता था। सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट्स जमींदार होते थे, लेकिन सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाज़ों के मालिक, व्यापारी और साहूकार और बैंकर भी होते थे, यानी वे व्यापारिक क्रियाकलापों में संलग्न रहा करते थे। ये तो था हमने श्रमिकों के जो है नियंत्रण के बारे में। धन्यवाद। अभी स्क्रीन पर आपको कुछ गरकाई नज़र आ रहा होगा, इसको शुद्ध लेखनी में स्पष्ट रूप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।